कभी आपने सोचा है कि मिट्टी की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां कैसे टोक्यो के म्यूजियम और लंदन की गैलरीज तक पहुंच गई, और कैसे एक घर की सीमाओं में सिमटी परंपरा आज हजारों ग्रामीण महिलाओं की पहचान और आर्थिक आजादी का जरिया बन चुकी है। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आज की स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में हम बात कर रहे हैं मधुबनी पेंटिंग्स की, या यूं कहिए मिथिला की आत्मा की। ये सिर्फ चित्र नहीं है, ये स्त्रियों के हाथों से गढ़ी गई वो संस्कृति है जिसने परंपरा और परिवर्तन को एक साथ सहेजा। मधुबनी की जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब शब्दों के बजाय चित्रों से भावनाओं को व्यक्त किया जाता था। कहा जाता है रामायण काल में जब राजा जनक ने सीताराम जी के विवाह के अवसर पर नगर को सजाने का आदेश दिया, तब नगर की स्त्रियों ने दीवारों पर चित्र बनाकर उस उत्सव को अमर कर दिया, और वहीं से जन्म हुआ मधुबनी कला का। एक परंपरा जो मां से बेटी तक पीढ़ी दर पीढ़ी बहती रही। रंग मिलते थे प्रकृति से, हल्दी से पीला, कुसुम से नारंगी, गोबर से काला और नील से नीला, और ब्रश कभी उंगलियां, कभी टहनी तो कभी माचिस की तीली। लेकिन दीवारों तक सिमटी यह कला दुनिया की नजरों में तब आई जब 1934 में बिहार में एक भूकंप आया। ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर जब मिथिला क्षेत्र में नुकसान का जायजा लेने पहुंचे तो उन्होंने टूटी दीवारों पर बने इन चित्रों को देखा और स्तब्ध रह गए। उन्हें ये चित्र मॉडर्न आर्टिस्ट पिकासो, मीरो और कली की शैली जैसे लगे। उन्होंने इन चित्रों की तस्वीरें खींची और 1949 में मार्ग जर्नल में एक लेख लिखा, और यहीं से इस कला को एक नई पहचान मिलने लगी, देश से बाहर भी। पर असली क्रांति की शुरुआत हुई जब 1966 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड की डायरेक्टर पुपुल जयकर ने इस क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं को समझते हुए महिलाओं को प्रेरित किया कि वे दीवारों की बजाय कागज और कपड़े पर चित्र बनाएं। ये एक प्रयोग नहीं बल्कि एक आंदोलन था। इससे न केवल उनकी कला को बाजार मिला बल्कि उन्हें मिला आत्मविश्वास और आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता। इस आंदोलन की नायिकाएं बनी जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी और गोदावरी दत्ता। इनमें से कई महिलाएं अशिक्षित थीं, पर उनकी कला ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। इन कलाकारों ने न केवल मधुबनी कला को एक पहचान दी बल्कि कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त किए। इनकी यात्रा यह साबित करती है कि प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। ये महिलाएं अपनी गांव की गलियों से निकलकर दुनिया की दीवारों पर अपनी पहचान छोड़ाई। जहां पहले मधुबनी पेंटिंग्स में देवी देवताओं, प्रकृति और पौराणिक कथाओं का चित्रण होता था, वहीं आज यह कला समकालीन विषयों को भी अभिव्यक्ति देती है। HIV, एड्स, कन्या शिक्षा, जलवायु परिवर्तन से लेकर 9/11 तक हर सामाजिक मुद्दे को इन चित्रों में जगह मिल रही है। यही नहीं, अब यह कला NFT में बिकती है, साड़ियों और वॉल डेकोर में दिखाई देती है, और यहां तक कि SBI के डेबिट कार्ड पर। आज मधुबनी पेंटिंग की गूंज जापान के टोकोमाची से लेकर पेरिस के म्यूजियम तक सुनाई देती है, और भारत सरकार ने इस कला को GI टैग भी प्रदान किया है। इसके साथ ही भारत आज दुनिया में मधुबनी पेंटिंग्स का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच इसके निर्यात में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत से 40 से अधिक देशों में ये कला भेजी जाती है। प्रमुख आयातकों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और मोरक्को शामिल है। आज ये कला सिर्फ संस्कृति नहीं बल्कि आर्थिक प्रभाव भी पैदा करती है। ये हजारों कारीगरों के लिए स्थायी आजीविका का जरिया बन चुकी है। ये कला न सिर्फ हमारी विरासत है बल्कि आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसकी उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल है। प्राकृतिक रंगों, हैंडमेड पेपर, ऑर्गेनिक कॉटन का उपयोग होता है। फेयर लेबर प्रैक्टिसेस अपनाए जाते हैं। भारत में ये ग्रामीण महिलाओं के लिए दूसरी सबसे बड़ी आजीविका देने वाली परंपरा है, और 55% से अधिक कलाकार महिलाएं हैं। मधुबनी सिर्फ एक चित्रकला नहीं, ये एक विचार है, एक आंदोलन जो कहता है जो कह नहीं सकते वो रचो, और जो रचो उसे बोलने दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता,
गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।